नमस्ते गौरी जी। अब हम बात करने वाले हैं वैद्य गौरी मंदार बोरकर जी से। यस, थैंक यू प्रिया। थैंक यू मैम। आज सभी को जो 21 जून है उस दिन के लिए, इंटरनेशनल योगा डे के लिए सबको पहली तो बार में ये शुभेच्छा देना चाहती हूँ। और दूसरी एक बात है कि ये सब कोरोना वायरस सब ये चल रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, कौन सी दिनचर्या रखनी है, ये हमने फर्स्ट सेशन में देख ली है। और कौन से एक्सरसाइज करने हैं, कौन से रेगुलर एक्सरसाइज करने से अपनी प्रकृति, अपना स्वास्थ्य हम मेंटेन कर सकते हैं, उसी के कारण आज का सेशन हमने उसके लिए डेडिकेट किया है। इसकी शुरुआत जो है मैं एक श्लोक से करना चाहती हूँ। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। इसका मतलब है आदित्यस्य नमस्कारान्, इसी का मतलब सूर्य नमस्कार। आदित्य नाम सूर्य, आदित्यस्य नमस्कारान् इसका मतलब है सूर्य नमस्कार, जो दिने दिने इसका मतलब है प्रतिदिन करते हैं। तभी जब ये प्रतिदिन सूर्य नमस्कार किए जाते हैं तो जन्मांतर सहस्रेषु 100,000 तक भी वो उसकी आयु हो सकती है। और दारिद्र्य उपजायते हैं। आप सोचेंगे दारिद्र्य का और ये सूर्य नमस्कार का क्या संबंध है। तो शरीर में इम्यूनिटी जो बोली है आयुर्वेद में, उसका नाम जो आया है उसका व्याधि क्षमत्व करके नाम आया है। ये व्याधि क्षमत्व जो है ना, उससे भी कुछ कुछ सिनोनिम्स आयुर्वेद में बताए हैं। उसमें एक तो है रोग प्रतिकार शक्ति, व्याधि बल उत्पाद प्रतिबंधकत्व। दूसरा है कि व्याधि बल प्रतिरोधित्व, व्याधि का बल कम करने के लिए जो काम आती है वो इम्यूनिटी रहती है। और एक है कि जिसका नाम है शरीर लक्ष्मी। जो शरीर लक्ष्मी जो है ना, तो शरीर लक्ष्मी ही स्वास्थ्य है। शरीर की संपन्नता क्या है, तो शरीर स्वास्थ्य ही शरीर की संपन्नता है। तो आदित्य से नमस्कार यानी ये सूर्य नमस्कार जो हम रेगुलरली अगर करते हैं तो हमको शरीर लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। ये मतलब है कि दारिद्र्य नहीं आ सकता है, तो शरीर अलक्ष्मी नहीं आती है। इसी का मतलब ऐसा है कि शरीर स्वास्थ्य हम अच्छी तरह से पा सकते हैं अगर प्रतिदिन हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य जो है वो ऊर्जा स्रोत है। हमको पूरी जो पृथ्वी जो है हमारी धरणी माता है, उसको जो पूरा ऊर्जा जो आती है ना वो सूर्य से ही आती है। और इस सूर्य की उपासना जो है वो इस सूर्य नमस्कार में बताई गई है। ये जो सूर्य नमस्कार है अगर हम देखते हैं तो सूर्य नमस्कार में बहुत सारे योगासन जो है वो समाविष्ट हुए हैं। इसी का मतलब ऐसा है कि योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम ये अगर हम सब करते हैं रेगुलरली तो क्या होता है, तो शरीर लक्ष्मी प्राप्त होती है। इसी का मतलब है स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। ये स्वास्थ्य प्राप्त होने से हमारी आयु भी बढ़ती है, क्योंकि अगर निरोगी शरीर है तो उसकी आयु जरूर अच्छी हो जाएगी। सो उसी के कारण 100 साल तक, 1000 साल तक भी, जन्मांतर सहस्रेषु ऐसे भी जिया जा सकता है। सो इसी के लिए अच्छा निरोगी जीवन बिताने के लिए और लॉन्ग लाइफ रहने के लिए आयु लॉन्ग भी रहनी चाहिए और बड़ी भी होनी चाहिए। अगर शरीर निरोगी है तो हम अच्छे काम कर सकते हैं, और शरीर अगर अच्छा है तो काम करने में चुस्ती स्फूर्ति उत्साह भी हमको रहेगा। बहुत लॉन्ग लाइफ है लेकिन उसमें डिसीज लाइफ है तो उसमें मजा नहीं है, उसको कैसे छोड़ा जाए यही विचार आता है। तो इससे अच्छा है कि निरोगी आयु और दीर्घायु ये दोनों प्राप्त हम कर सकते हैं ये योगा के और नमस्कार, प्राणायाम और आदित्य से नमस्कार इसके जरिए से। सो इसी का मतलब है कि ये योग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जो दर्शन शास्त्र है उसमें एक योग शास्त्र है। ये जो योग शास्त्र है ना, उसमें योग शास्त्र में 8 पाद बताए हैं। सो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमें ऐसा लगता है कि हमने योगासन कर लिया तो योग हमको आ गया, ये योग नहीं है। तो योग क्या है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग का जो एम है, जो क्या बोल सकते हैं हम, जो हमको डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन क्या है, तो समाधि प्राप्त करना।
आप पूछेंगे समाधि वगैरह है, हमको उसमें जाना नहीं है, लेकिन समाधि ऐसी अवस्था है जिसमें मन की बहुत ज्यादा उन्नत अवस्था है। तो ये उन्नत अवस्था, मन की अच्छी अवस्था पाने के लिए हम ये अष्टांग योग के जरिए से पा सकते हैं। आप पूछेंगे कि हाँ अभी मैंने व्यायाम कर लिया, तो व्यायाम कर लिया तो शरीर निरोगी होगा, लेकिन आजकल हम देखते हैं टीवी वगैरह इधर इधर के न्यूज से कि मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना जरूरी है। तो ये मन जो स्ट्रांग रहता है ना, वो भी प्राणायाम और योगासन से होता है। कैसे होता है मैं बताती हूँ कि कोई भी जो योग, ये जो शब्द आया है उसमें युज ऐसा धातु है। युज का मतलब है जोड़ना, जुड़ जाना। तो शरीर और मन ये जुड़ जाते हैं योग के जरिए से, और ये जुड़ जाते हैं, इसी के कारण शरीर जो बोलता है वो मन सुनता है, और मन जो कहता है वो शरीर आचरण में लाता है। अगर हम हमारे मन की सुनने लगे, अगर हम हमारे अंदर की आवाज को सुनने लगे, तो जरूर हम जो जो कुछ भी प्रज्ञापराध करने वाले हैं उससे दूर रहेंगे। अभी ये प्रज्ञापराध क्या है? प्रज्ञापराध इसका मतलब ऐसा है कि जो कुछ भी मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदायक है, फिर भी मैं कभी कभार सेवन करती ही हूँ क्योंकि मैं मन की नहीं सुनती हूँ, राइट। सो कैसा है कि पाव भाजी, भेल, पानी पूरी, ये सब जो चीजें है टेस्ट के लिए अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार खाने भी चाहिए, मन को भी उसको थोड़ा सा बहलाना चाहिए। लेकिन कैसा है, कभी कभार ऐसा लगता है कि अरे नहीं आज नहीं जाएगा, मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने बता दिया अरे नहीं एक दो ले लो, तो हम ले लेते हैं, मन की नहीं सुनते हैं, और उसी के कारण रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रज्ञापराध। तो ये प्रज्ञापराध होने से ये योग शास्त्र जो है वो हमको बचाता है, और इसी के कारण योग जुड़ जाना ऐसे बोलते हैं, योग नाम युजते। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, योग क्षेमम वहाम्यहम ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। योग क्षेम का मतलब क्या है? योग और क्षेम ये दो उसमें शब्द है। तो योग का मतलब है अप्राप्तस्य प्रापणम योगः और प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः। जो कुछ हमने प्राप्त नहीं किया है वो प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है उसको योग ऐसा बोलते हैं। जो प्राप्त किया है उसको वैसा ही रक्षित करने के लिए उसको जो है वो क्षेम ऐसा बोलते हैं। तो योग क्षेम करने वाला कौन है शरीर में? तो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण हमारे शरीर में जाठर अग्नि बन के उपस्थित है। तो इसी के लिए भगवान ने एक श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापानो समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो खाना पचाने का, हजम करने का काम जो है वो जाठर अग्नि को दिया है, और वही जाठर अग्नि जो है वो भगवान स्वरूप है, वो नारायण स्वरूप है। जब भी हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम से ये जो जाठर अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है, और अग्नि जब भी शरीर में अच्छी रहती है तब ये हमारी शरीर की और मन की अवस्था निरोगी रहती है। आपने देखा भी रहेगा कि कभी कभार अगर पेट में गड़बड़ी है तो मन में भी गड़बड़ी आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं। तो पेट का काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ये योगासन करने से जाठर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जाठर अग्नि जो है उसको अग्नि बोला है, हाँ? और जो शरीर में वायु रहती है उसको अग्नि सखा ऐसा बोला है। हमारे शरीर की वायु गति और प्राकृत रहे, उसकी गति प्राकृत रहे, तो वो अग्नि को भापन करने का काम करेगी, अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करेगी। और यही अग्नि जो है उसको पवन यानी जो हमारे शरीर में वायु है वो प्रज्वलित करती है। तो ये वायु अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, प्राकृत कर लेते हैं, तो ये प्रज्वलित होना अग्नि का संभव जाता है। तो ये प्राकृत कैसे करे वायु को, उसको कैसे कंट्रोल करे? तो ये प्राणायाम से हो सकता है। और इसी के कारण प्राणायाम से अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि जिसकी अच्छी है वो रोगी में प्रवर्तित नहीं होता है, और जब भी अग्नि अच्छी नहीं होती है तो रोग में प्रवर्तन हो जाता है। जैसे कि रोगा सर्वेपि मंदेग्नो ऐसा आयुर्वेद में बताया है। तो इसी के कारण शरीर में स्वास्थ्य लाने के लिए, अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए और मन में भी अच्छे विचार पैदा करने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए ये योग जो है वो काम करता है। ये आसन जो है वो तीसरी अवस्था है उसकी, या फिर तीसरा स्टेप है अष्टांग योग में।
ये जो आसन है उसके पहले यम और नियम बताए हैं। ये यम और नियम क्या है? तो यम जो है वो शरीर को कुछ लगाम लाने के लिए यम है। तो उसमें क्या क्या करना है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, हमेशा सच्चा बोलना, ये सब बातें जो है वो यम में बताई है। नियम में जो है वो शरीर, मन और इंद्रिय को लगाम लगाने के लिए है। शरीर और मन हमारे काबू में रखने के लिए नियम बताए हैं। उसमें शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, ऐसे अलग अलग बातें बताई हैं। तो ये यम और नियम हम अगर अच्छे से फॉलो करके आसन करते हैं तो आसन के सारे गुण हमको मिल सकते हैं। उसके बाद में जाके प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आगे आगे के स्टेप्स हैं। तो हमारी शरीर और मन निरोगी रहे ये तो हमारा एम है ही, लेकिन हमारे शरीर और मन से कुछ ऐसी अच्छी बात होनी चाहिए जिसको जमाना याद रखेगा बाद में भी। ऐसा अगर करना है ना तो हमारे मन की अवस्था भी ऊंची होनी चाहिए, उच्चतम होनी चाहिए, और इसी के लिए ये योग काम करता है। तो इसका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप है, इधर तक भी हम आ गए तो भी हमारे शरीर और मन की अच्छी तमता या फिर जो हम बोलते हैं पॉजिटिविटी, वो हम मेंटेन कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, कौन से योगासन से कौन से फायदे होने वाले हैं, इसका प्रेजेंटेशन डॉक्टर ऋतुजा देंगे। प्रिया। ऋतुजा, you can start and share the PPT. Okay. सबसे पहले सबको शुभ संध्या। आणि डॉक्टर गौरी मंदार बोरकर मॅडम, तुम्ही खूप छान पद्धतीमध्ये इंट्रोडक्शन करून दिलं। हमारा जो लेक्चर है इम्यूनिटी और योगा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक फन फैक्ट बताना चाहती हूँ। तो मैं मराठी में बताऊंगी, क्योंकि मराठी में अगर मैं बताऊंगी तो वो आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। माणूस जो आहे ना किंवा मनुष्य प्राणी जो आहे ना, तर तो बाकीच्या जे चार पायी पशु आहेत तर त्यांच्यापासून दोन गोष्टींमुळे वेगळा आहे। एक तर त्याचं जो पाठीचा मणका आहे त्याच्यामुळे, आणि दुसरं म्हणजे त्याचा मेंदू। आणि ह्या दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत ना तर त्या खूप जास्त विकसित आहेत त्याच्या, आणि ह्या विकसित असल्यामुळे आपली जी पाठ आहे तर ती आपण सरळ ठेवतो, आणि बाकीचे जे पशु आहेत तर त्यांची पाठ आपल्या म्हणजे मनुष्य प्राणी आहेत ती कधीच सरळ नसते, थोडासा एक कर्व असतो त्यांच्या पाठीमध्ये। तर आपल्याला एवढी सुंदर पाठ दिली आहे देवानी, आणि एवढा सुंदर तल्लख बुद्धी आणि मेंदू दिला आहे। तर आपण या इंटरनॅशनल योगा डेच्या निमित्ताने सगळ्यांनी तुम्ही जिकडे जिकडे बसला आहात तर तिथे एकदम पाठ ताट ठेवून मांडी घालून छानपैकी बसावं अशी मी सगळ्यांना विनंती करते। आणि ह्याचं एक सायंटिफिक कारण असं आहे ना की जेव्हा आपण पाठ सरळ ठेवून बसतो तर तेव्हा आपण समोर जे काही ऐकतो किंवा जे काही बघतो तर ती गोष्ट जी आहे ना तर ती आपल्याला डायरेक्ट समजते, डायरेक्ट आपल्या बुद्धीपर्यंत जाते आणि आपण ती विसरत नाही। तो ह्या लेक्चर मधनं जर तुम्हाला खूप काही छान छान गोष्टी घ्यायच्या असतील कायम स्वरूपासाठी, तर माझी अशी सगळ्यांना एक रिक्वेस्ट है, सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी रखिए। आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे इधर मांडी डाल के, जिसको सुखासन बोलते हैं, या फिर चेयर में अगर बैठे हो तो स्ट्रेट बैठना है, ताकि ये जो लेक्चर है हमारा वो उसका जो ज्ञान है वो आप अच्छी तरीके से ग्रहण करें। ओके। 21 जून आज का जो दिन है उसको ही इंटरनेशनल योगा डे के नाम से जाना जाता है, और इस पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे जगत में इसका सारे लोग जो है वो योगा करके ये जो दिन है वो मनाया जाता है। इसका एक कारण ये है कि आज का जो दिन है 21 जून, उसको ऐसा बोला जाता है कि वो सबसे लंबा दिन रहता है, और योगा करने के बाद जैसे अपनी आयु सबसे अच्छी हो या फिर लंबी हो या फिर फ्रूटफुल या फिर हेल्दी हो, ये अगर हम चाहते हैं, ये हमारा अगर एम है, तो आज का दिन जो है 21 जून वो बहुत अच्छा है, और उस दिन के लिए हम लोग ने सब लोग ने योगा करना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपने सुबह उठकर या फिर शाम में आप योगासन जो है वो कर लेंगे। 21 जून ये जो इंटरनेशनल योगा डे का जो मनाया जाता है वो मुझे कहते वक्त, आपको बताते वक्त बहुत आनंद होता है कि उसका जो ओरिजिन है, जो फर्स्ट दिन मतलब पहली बार जो मनाया गया वो अपने भारतवर्ष में बनाया गया 2015 में।
2014 में अपने जो पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जो जनरल असेंबली होती है वहां पे इसका ये बात जो है योगासन, इंटरनेशनल योगासन डे बनाने जाने की ये बात प्रस्तुत की थी। और वो बात पास होने के बाद 2015 से लेके हम हर 21 जून को जो है वो योगासन, इंटरनेशनल योगासन डे के रूप से मनाया जाता है। आज का जो दिन है वो सिक्स टाइम हम बना रहे हैं, मतलब 2015 में फर्स्ट बार मनाया था और आज हम 6th टाइम मना रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है इम्यूनिटी और योगा, तो पहले हम जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या है, वो कहाँ पे रहती है। वो बॉडी में कहीं जैसे बाकी के अपने ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे किडनी रहती है, हृदय रहता है, या फिर लीवर रहता है, पैंक्रियाज रहता है, ये बॉडी के ऑर्गन एक जगह पे स्थित है। तो क्या इम्यूनिटी एक जगह पे स्थित है कि वो पूरे बॉडी में मिलती है? ये हमको पढ़ने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारी इम्यूनिटी मतलब क्या, वो कहाँ रहती है। तो इम्यूनिटी क्या होती है कि अपने जो सारे ऑर्गन्स है, हृदय है या फिर किडनी है, इनका कार्य जब अच्छे तरीके से वो करने लगते हैं या फिर वो करते हैं, या फिर आपका जो बॉडी है वो जो आपको जो हेरिडेटरी बोलते हैं कि आपके माता पिता से जो बॉडी मिला है, या फिर आप जैसे बड़े होते हैं तब आपका आचार विचार कैसा रहता है, आप क्या खाना खाते हो, आप कैसे उठते हो, आप कैसे सोते हो, ये सारे फैक्टर्स जो है इसके ऊपर ये निर्भर होता है कि आपकी इम्यूनिटी मतलब आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कैसे होने वाली है। वो कोई चीज नहीं है, वो आपके अंदर के जो कार्य है, मतलब जो सिस्टम है आपके बॉडी की, वो कैसे काम कर रही है, उसके लिए आप कुछ क्या प्रयास कर रहे हो, आप कैसे खाना खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप योगासन करते हैं कि नहीं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, ऐसे जो चीजें रहती है, जो बड़े बड़े फैक्टर्स रहते हैं, उसके ऊपर वो निर्भर रहता है कि आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कैसे होने वाली है। ठीक है, उसको ही इंग्लिश में उसका जो अगर हम व्याख्या देखें तो उसकी व्याख्या ऐसी है कि फाइटिंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी डिसीज। तो आपके अंदर की जो कैपेसिटी है, दवाई तो बात की बात है, सेकेंडरी थिंग है वो, लेकिन अगर कोई आपको डिसीज होता है या फिर आपको कोई तकलीफ होती है तो पहले आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी उस डिसीज को। जैसे आप ये पिक्चर में देखते होंगे कि कुछ कीटाणु है और वो जो शरीर दिख रहा है कि वो खुद पहले प्रयास कर रहा है कि वो कीटाणु से लड़ जाए, और उसके बाद अगर कहीं पर कीटाणु या फिर जो डिसीज है उसका अगर जोर ज्यादा रहेगा तो फिर अपने को दवाई की या फिर बाकी के चीजों की मदद लगती है या फिर उसका सहारा लेना पड़ता है। उसको ही नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी ऐसे भी बोला जाता है। उसके बाद योगासन। तो योगासन क्या है, तो योगासन का ओरिजिन कहाँ था, उसका मूल स्रोत कहाँ था, तो ये हमें Rituja, one sec, thoda sa louder because the comments are those ke they are not able to listen. Okay, so just if it is possible, keep your mic nearer to you. Okay, yeah, yeah. Sorry to disturb, but thank you. इट्स ओके। ओके, आता अभी आ रहा है सबको आवाज? हाँ, perfect है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि योगासन क्या है, योगासन का ओरिजिन या फिर स्रोत कहाँ से था। तो हमें ये सब पता है कि योगासन जो है वो बहुत साल पहले मतलब 5000 साल पहले अपने भारतवर्ष का ही वो का ही ओरिजिन है। तो उसको इंडिया का सबसे ओल्ड डिसिपल ऐसे बोला जाता है। तो योगासन क्या है, तो योगासन जो है ना वो एक नियमबद्ध शास्त्र है। जैसे बाकी के शास्त्र होते हैं वैसे ही योगासन एक शास्त्र है और उसको नियमबद्ध पद्धति से ही करना चाहिए। वो जैसे शारीरिक व्याधि हो या फिर मानसिक व्याधि हो या फिर आध्यात्मिक लेवल तक काम करता है योगासन। और योगासन एक बार हम योगासन करने का प्रयास या फिर जैसे बोलते हैं हैबिट अगर बना लेते हैं ना, तो जो अपने मन और शरीर को जो शांति या फिर हार्मनी बोलते हैं या फिर उसका दोनों का जो संयोग है वो इतने अच्छी तरीके से बन जाता है ना कि एक बार योगासन स्टार्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि वो योगासन ना करे या फिर उसका आधा अधूरा रहे। वो तो थोड़ा सा अपना शेड्यूल इधर उधर हो जाता है तो हम थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन योगासन से जो शरीर और मन में जो चेंजेस आने लगते हैं वो इतने डीप और इतने माइन्यूट लेवल के होते हैं कि हम खुद को मतलब योगासन स्टार्ट करने से पहले और योगासन स्टार्ट करने के बाद ये जो फर्क है वो खुद ही खुद का समझ सकते हैं या फिर देख सकते हैं। उसको योगासन जैसे आयुर्वेद है, योगासन भी होलिस्टिक साइंस है। होलिस्टिक टर्म का मतलब ये है कि कोई भी अगर डिसीज है, कोई भी व्याधि है, तो व्याधि ना हो उसके लिए जो प्रयास होता है तो उसके लिए काम करने वाली जो चीज होती है उसको होलिस्टिक बोलते हैं। उसमें दो चीज आती है, एक योगासन आता है और एक आयुर्वेद आता है कि जो आपको व्याधि ही ना हो और आपका जो शरीर और मन है वो तंदुरुस्त रहे उसके लिए प्रयास होता है इसमें। तो अगर हम योगासना की निरुक्ति देखें और ओरिजिन देखें
तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैडम ने हमें बताया कि वो 5000 साल पहले ऋग्वेदा में उसका वहां से उसका ओरिजिन है। उसकी निरुक्ति अगर हमने देखी जो, और मैम ने जैसे इंट्रोडक्शन में बोला था कि यूच धातु से उसका उत्पत्ति है। यूच धातु का अगर हम अर्थ देखते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि टू जॉइन, मतलब दो चीजों को जुड़ा लेना या फिर उनका संयोग करना। अब दो चीजें मतलब कोई बाहर की चीजें तो नहीं है। योगासना करने से फायदा तो बाहर की चीजों का होने नहीं वाला, वो तो अपने जो अंदर की चीजें है, जैसे अपना मन और शरीर, ये दोनों का जो संयोग है, उसके लिए योगासना का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं, जनरली पेरेंट्स जब आते हैं हमारे पास, तो ऐसे बोलते हैं कि ये अभ्यास तो करता है, ये तो पढ़ाई करता है, लेकिन क्या पढ़ाई किया उसको पता नहीं होता। तो उनको पता होता है कि बच्चा पुस्तक लेके बैठा है, किताब लेके बैठा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। ऐसा तो ये चीज में क्या होता है, या फिर बड़े होने के बाद भी हमारे बहुत मेंटल स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है। तो इसमें ऐसा होता है कि अपना जो मन है और अपना जो शरीर है, वो दोनों थोड़ा सा अलग अलग होने लगते हैं। और फिर कोई अगर प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो उसको फेस कैसे करे, डिसीजन कैसा ले, या फिर प्रॉपर जिसको सत विवेक बुद्धि ऐसा बोला जाता है ना, कि कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है, जरूरी ना हो कि प्रॉब्लम्स ही हो, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, लेकिन आपको फेस कैसे करना है, आपको उस टाइम के लिए कौन सा डिसीजन अच्छा लेना है, उसको सत विवेक बुद्धि बोलते हैं। तो वो सत विवेक बुद्धि जागरूक होने के लिए आपका मन और आपका शरीर जो है वो दोनों एक साथ होना, उसका संयोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए योगासना से बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। अगर हम देखेंगे कि अमर कोश जो है, तो वहाँ पे योगा के कई उनको पर्याय शब्द बताए हैं, जैसे संयोग, ध्यान, संगति, आनंद, मोक्ष। अगर हम बस पर्याय शब्द को ही देखेंगे ना, तो उससे ही समझ में आता है कि योगा की जो व्याप्ति है, उसकी जो फलश्रुति है, मतलब योगा करने के बाद हमको जो फल प्राप्ति होने वाली है, वो कितनी अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो पर्याय शब्द में ही उसकी फल प्राप्ति फल जो है, फलश्रुति जो है वो बताई है कि अगर आप योगासना करते हैं तो आपको संगति, यानी अच्छी संगत, जैसे अच्छी संगति होती है, या फिर आनंद होता है, या फिर मोक्ष। मोक्ष एक बहुत बड़ी टर्म है, वो प्राप्त होना, मतलब हमारे लाईफ का, जसं म्हणतो ना, मराठीत म्हणतो सार्थकी लागलं तर त्याला मोक्ष असं म्हणतात। तो बेसिकली योगा का अगर हम समराइज करें तो उसका संयोग, मतलब जीवात्मा से परमात्मा का जो संयोग है, उसके लिए योगासना का प्रयास होता है। उसके बाद अगर हम योगासना के रेफरेंसेस थोड़े से देखेंगे, क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो योगासना के ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग होनी ही चाहिए। तो अगर उसके ऊपर अगर हम देखेंगे रेफरेंस, तो कई सारे जो अपने पुराने ग्रंथ है, जो बहुत 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 साल पुराने हैं, वहाँ पे योगा के रेफरेंसेस हम पाए जाते हैं। जैसे उपनिषद है, सार्थ भगवत गीता है, पातंजल है, आयुर्वेद है, गेरन संहिता है, स्कंद पुराण है। भगवत गीता जो है वो अभी भी, मतलब इस एज में भी बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे कॉर्पोरेट चाणक्य वगैरह हम पढ़ते हैं, तो कॉर्पोरेट चाणक्य हो या फिर माइंड एम्पावरिंग जो सेशंस होते हैं, पुस्तक होते हैं, तो उसका सबका जो बेसिक रेफरेंसेस जो होता है ना, तो बेसिकली वो कहीं और से नहीं, तो हमारे जो भगवत गीता है या फिर ये जो सारे पुराणास है, तो वहीं से वो रेफरेंसेस आए हैं। बस अपने हमारे समझ में वो आने के लिए अलग अलग पद्धति से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पेश किया जाता है, ताकि हमें जैसे प्रैक्टिकली कैसे एस्पेक्ट से वो बताया जाता है कि अगर तुमको ये है तो तुम ये तरीके अपनाओ। तो ये जो उसके बेसिक जो सूत्र बोलते हैं, तो सूत्र जो सारे हैं ना, वो भगवत गीता में बहुत सारे सूत्र, आयुर्वेद के भी, भगवत गीता, महाभारत जैसे जो पुराने ग्रंथ है, वहां से रेफरेंस आए हैं। तो इनका जो स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और वो अजरामर है, वो कहीं पर भी खत्म नहीं होने वाला। वो हर एक युग में उसकी व्याप्ति जो है वो बढ़ने ही वाली है, और हर एक युग में उसका जो प्रयास है, वो तो हजारों साल पहले बताया था कि तुम आज क्या फेस कर रहे हो, इतनी बड़ी उनकी व्याप्ति है। पातंजल, जैसे मैंने बताया कि सारे इन पुराण में उसका रेफरेंसेस आए हैं। जैसे पातंजल में बताया, उसका रेफरेंसेस योगासना का आया है कि योग चित्तवृत्ति निरोधः। तो चित्तवृत्ति शब्द का मतलब है कि चंचलता जो होती है मन में, शरीर में, वो कम करना। अगर अभी ऐसा देखा जाए तो Rituja, one sec. Little bit louder and slower, please. Okay. Okay, and slower also, because all the folk is not able to follow all the things. Okay, so little bit slower and louder. Okay. Yeah. Thank you.
तो पातंजल में उसका जो रेफरेंस आया है उसमें ऐसा बताया है कि योग चित्तवृत्ति निरोधः। तो चित्तवृत्ति ये शब्द का मतलब है कि चंचलता कम करना। अगर हम देखा जाए तो अभी आपको लगता होगा कि ये बहुत थियोरेटिकल चल रहा है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे तो चंचलता कम करना। जो छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर उनके पेरेंट्स होते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि एक जगह पे नहीं बैठता, बच्चा बहुत इधर उधर भागता है, उसको बिल्कुल एक जगह पे बैठने की आदत नहीं है। तो अगर हम उनको योगासना के जो अभ्यास है, अगर उनको बचपन से अगर हम सिखाते हैं स्लोली स्लोली, मतलब जैसे वज्रासन है, पद्मासन है, ये बहुत इजी आसन है। अगर बच्चों को हम बचपन से ही उनको छोटे छोटे आसन अगर सिखाते हैं ना, तो ये जो चंचलता हो जो आगे जाके पेरेंट्स फेस करते हैं वो तो होगी ही नहीं, क्योंकि योगासना के जो निरुक्ति में ही उसका पूरा क्या बोलते हैं राज है कि आपकी चंचलता कम होने में आपकी मदद होने ही वाली है। वैसे ही आयुर्वेद में अगर हम रेफरेंस देखेंगे तो उसमें एक श्लोक आता है चरक चरक संहिता में कि इंद्रिया के जो निंद है, यानी इंद्रियों के ऊपर आपको काबू पाना हो तो योगासन आपको हमेशा और रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। चरक संहिता जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसके जो सूत्र है वो रोज के डेली बेसिस के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करते हैं और बहुत बेसिक लेवल पे उन्होंने सूत्र वहाँ पे बताया जाता है। वैसे ही योगा का सूत्र वहाँ पे हमें रेफरेंस मिल जाता है। और भगवत गीता का रेफरेंस हमें सबको पता ही होता है, हम लोग ने बहुत सारी यहाँ पे भगवत गीता का रेफरेंस पढ़ा होता है। वहाँ योग कर्मस्व कौशल्य, मतलब अगर आप योगासन रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप कौशल्य मतलब कोई भी चीज में निपुणता या फिर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं जिसको एकदम टेक्नो सैवी टर्म में कि परफेक्शनिस्ट होना, या फिर ये सब चीजें जो है वो योगासना के थ्रू आप पा सकते हैं। ओके, उसके बाद जैसे मैम ने वर्णन किया कि योगासना के जो 8 अंग है उसको ही अष्टांग योग बोलते हैं, जैसे यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि। 8 अंग, इसका मतलब ये है कि कोई भी योगासना करते वक्त या फिर योगासना का अभ्यास करते वक्त यम नियम आसन मतलब ये जो क्रम बताया है उस क्रम से करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं जनरली डायरेक्ट आसन प्राणायाम पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम मतलब हर एक चीज इतनी ही इम्पोर्टेंट है, मतलब हर एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वो उतना एक एक अगर हम एक एक अगर प्रयास करते हैं तो फल प्राप्ति जो है या फिर योगासना के जो लाभ है वो आप बहुत अच्छी तरीके से स्पिरिचुअल, फिजिकल या फिर जैसे अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप तक और मोक्ष प्राप्ति, ये बहुत बड़ी टर्म है, लेकिन उसके लिए अगर हम छोटा सा प्रयास भी कर सकते हैं या फिर अपनी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसको भी अगर हम बहुत अच्छी तरीके से अगर योगासना उसमें इंक्लूड करते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम पा सकेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट एक अष्टांग योग का एक जो पार्ट है आसन, उसको ही व्यायाम भी बोला जाता है। उसका जो दूसरा पर्यायी शब्द है उसको व्यायाम के बोला जाता है, और इसका एक जो रेफरेंस है व्यायाम का वो वाग्भट यानी अष्टांग हृदय ये जो ग्रंथ है उसमें पाया जाता है। उसमें ऐसा बोला है रेफरेंस में उसका ऐसा है कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तोग्नि मेधसक्षयः विभक्त घन गात्रत्व व्यायाम उपजायते। इसका मतलब ये है कि अगर आप योगासन या फिर आप व्यायाम अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे, हमारा जो फर्स्ट सेशन था दिनचर्या का वहाँ पे डॉक्टर भारती इन्होंने दिनचर्या के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपको लेक्चर दिया था। तो उसमें एक पार्ट था कि व्यायाम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितने बजे करना चाहिए, ये सब चीजें उन्होंने बताई थी। वो आज भी थोड़ा सा उसका रिवीजन मैं करूंगी इस लेक्चर में। तो व्यायाम का जो रेफरेंस या व्यायाम का जो इम्पोर्टेंस है उसमें ऐसा बताया है कि लाघव मतलब लाइटनेस यानी अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपकी जो बॉडी है, अगर आप सुबह उठने के बाद अगर आपको बहुत जडपणा म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, किंवा छोटे छोटे आपके जो जॉइंट्स है अगर वहाँ पे बहुत स्टिफनेस आता है, तो ऐसी अगर चीजें आप फेस करते हो और फेस करते होंगे अगर, या फिर आपका अगर शेड्यूल बहुत टाइट है, आपको एक जगह पे बैठ के काम करने की अगर आपको आदत है, तो उसके बाद क्या होता है पूरे दिन के काम के बाद अपना बॉडी जो है वो बहुत हेवी हो जाता है। तो उसके लिए योगासना जो है वो अपने प्रयास करना चाहिए और उससे लाइटनेस लाघवता आती है शरीर में। सेकेंड उसका इम्पोर्टेंट बताया है कि कर्म सामर्थ्य मतलब क्या, तो कौशल्य, आप जो काम करते हैं तो उसमें निपुणता आने के लिए या फिर कौशल्यता आने के लिए, या फिर बहुत अगर कोई भी अगर आप छोटा सा भी काम करते हैं तो वो एकदम 100% आपका क्या बोलते हैं देने के लिए, तो उसके लिए जो है ना वो योगासना बहुत अच्छी तरीके से काम करता है।
थर्ड उसका इम्पोर्टेंस है कि दीप्तो अग्नि मतलब क्या, तो आपका जो डाइजेशन पावर है, आपकी जो जाठरा अग्नि है, तो जाठरा अग्नि को प्रदीप्त रखने के लिए आपकी जो डाइजेशन कैपेसिटी है उसको अच्छी तरीके से समय रखने के, समय यानी एक ही तरीके से, या फिर कभी डिस्टर्ब है, कभी भूख नहीं लगती, कभी लग जाती है, ये जो डिस्टर्ब अग्नि होती है या फिर डाइजेशन में थोड़ी गड़बड़ी होती है वो ना हो, और आपकी जाठरा अग्नि है वो समय रहने के लिए योगासना का बहुत अच्छा यूज हो जाता है। मेदस्थ क्षय मतलब आपका जो एक्सेस फैट है वो कम करने के लिए योगासना का प्रयास होता है, ये तो हमें सबको पता ही है। उसके बाद विभक्त घनगात्रत्व मतलब क्या, तो कोई भी चीज एक अच्छी तरीके से उसको शेप में लाने के लिए, यानी अपना जो फिजिकल बॉडी है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर मस्कुलर यानी प्रॉपर शेप में आने के लिए, या फिर बॉडी को एक अच्छा शेप देने के लिए भी योगासना का प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये योगासना का जो बेनिफिट्स है वो अष्टांग हृदय में बताए थे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि योगासना ही क्यों चूज किया, या फिर योगासना बाकी के जो एक्सरसाइजेस होती है, अनेक 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 बहुत सारे एक्सरसाइज होती है, तो उससे उसमें और योगासना में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये डिफरेंस है कि योगासना जो है ना वो एक स्पिरिचुअल साइंस है, एक नियमबद्ध पद्धति से ही उसको करना पड़ता है या फिर करना चाहिए उसका, और उसका मेन एम जो है ना तो वो शरीर और मानस को स्वस्थ रखने के लिए उसका प्रयास होता है। बाकी के जो जनरली एक्सरसाइजेस के पैटर्न होते हैं तो उसमें उनका मतलब उसका एम ज्यादा पहले होता है कि वेट लॉस होना, लेकिन योगासना का एम है कि आपका जो शरीर और मन है वो एक साथ उनका संयोग होके आपकी जो सेहत है वो तंदुरुस्त रहे, ये उसका फर्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एम है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि वो एक नियमबद्ध शास्त्र है और उसको उसी तरीके से करना चाहिए। उसके बाद योगासना कैसा है ना, योगासना करते वक्त वो बहुत स्लोली या फिर एक प्रॉपर पद्धति से करते हैं, उसमें अपनी जो सांस रहती है उसके ऊपर कंट्रोल होता है, आप कितनी सांस ले रहे हो, आप कैसे सांस ले रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, वो उसका एक नियम होता है, एक स्पेसिफिक रूल होता है, और वो रूल से अगर हम योगासना करते हैं तो उसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत अच्छी तरीके से हमें महसूस होते हैं। उसके बाद जो जैसे हमारा ग्रोथ होता है तो माइंड और बॉडी का जो थोड़े से फ्लक्चुएशंस आते हैं तो वो एक साथ आने के लिए, जैसे संयोग होने के लिए योगासना का बहुत इम्पैक्ट अच्छे से आता है, और वो योगासन अगर करते हैं हम लोग तो उसका जो इम्पैक्ट आता है बॉडी के ऊपर वो परमानेंट रहता है। बाकी के जो एक्सरसाइजेस करते हैं उसका इम्पैक्ट टेम्परेरी रहता है, क्योंकि उसका एक रीजन साइंटिफिक ऐसा है कि हम लोग जब योगासना बाकी के जो एक्सरसाइज करते हैं तब एक डोपामाइन करके एक हार्मोन रहता है, उसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है और आपको बहुत अच्छा लगता है या फिर एकदम आप एकदम ऐसे स्पोर्टी लगता है। लेकिन जब वो आप रुकेंगे तो नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि वो डोपामाइन का जो हार्मोन का जो सर्ज है यानी बढ़ गया है, वो नॉर्मल आने के बाद आपका जो एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है या फिर एकदम वो स्पोर्टीनेस आता है वो कम हो जाता है। लेकिन योगासना में ऐसा कुछ नहीं होता, योगासना में आप एक स्थिर लेवल पे ही आपका जो जर्नी है या फिर आपका जो प्रयास है वो चालू रहता है, इसलिए जो फ्लक्चुएशन है ये हॉर्मोन्स के वो वैसा नहीं होता, सारे हॉर्मोन्स जो है वो एक प्रॉपर पद्धत या फिर प्रॉपर वे से ही सीक्रेट होते हैं, और इवन हार्मोनल इम्बैलेंसेस अगर हो तो योगासना जैसा बेहतर कोई और दूसरा क्या बोले टेक्निक नहीं है उनको रेगुलराइज करने के लिए। प्राणायाम का इफेक्ट जो है वो हार्मोनल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है, इवन बड़े बड़े जैसे मेंटल स्ट्रेस हो या फिर बाकी के जो डिप्रेशन वगैरह से जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है माइंड रिलेटेड, तो उसमें सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो रहता है टेक्निक वो है प्राणायाम। उसके बाद हम थोड़ा सा रूल्स देखेंगे कि योगासना में बॉडी के मूवमेंट्स जो होते हैं वो बहुत स्लोली और एक प्रॉपर पेस से होता है, उसमें ज़्यादा जनरली लाउड मूवमेंट्स या फिर लाउड टेक्निक्स ऐसा नहीं होते। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल होता है योगासना कि आपका जो ब्रीथ है, आप कितना कैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है आपको, मतलब लिटरली आप योगासना में अगर डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपका ध्यान पूरा जो है वो श्वास के ऊपर रहता है, उसको ही पूरक या फिर रेचक बोलते हैं। पूरक यानी जो श्वास आप भरते हो यानी ब्रीदिंग करते हो उसको पूरक बोलते हैं, ब्रीद आउट यानी रेचक, ऐसा उसको बोला जाता है। उसके बाद योगासना जो है वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना चाहिए। आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका जो स्ट्रेंथ है बॉडी स्ट्रेंथ वो क्या है वो देख के आपको योगासना करना चाहिए। उसके बाद योगासना करने से पहले आपका जो स्टमक है, आपका पेट जो है वो 3 से 4 घंटा खाली होना चाहिए। 3 से 4 घंटा आपका पेट जो है वो खाली रहना चाहिए, भरे पेट में कभी भी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद योगासना
कौन से टाइम पे करना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सबके सामने होता है। तो योगासना का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त बोला है। ब्रह्म मुहूर्त यानी अपना जो सनराइज है, सुबह मतलब सकाळी उजाडतं त्याच्या 1.5 तास आधी उसको ब्रह्म मुहूर्त, जनरली वो 4 से 5 बजे का जो टाइम रहता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। तो उस टाइम पे अगर योगासना करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टाइम और लॉन्ग लास्टिंग हमारे बॉडी के ऊपर रहता है। वैसे ही अगर समझो आपको मॉर्निंग के टाइम नहीं पॉसिबल होता तो इवनिंग में भी आप योगासना कर सकते हैं। और योगासना करते वक्त योगा मैट या फिर आसन पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो बाहर ना जाए या फिर पृथ्वी को मिल ना जाए, इसके लिए योगासना जनरली मैट के ऊपर किया जाता है। योगासना करते वक्त हंसना या फिर बात करना ऐसी चीजें नहीं होती। पूरा ध्यान जो है वो हमारे खुद के अंदर, खुद के श्वास के ऊपर रखना पड़ता है, रखना चाहिए रदर, तो ही आपको आगे जाके योगासना के फायदे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। और योगासना कितना टाइम तक करना चाहिए, तो पसीना मतलब स्वेट पोज जो होते हैं कि श्वास ह्याचे घामाचे थेंब जोपर्यंत येतात, स्वेट पोज आने तक ही योगासना करना चाहिए। अष्टांग हृदय में एक रेफरेंस आया है कि योगासन, इसका ये रेफरेंस अष्टांग हृदय का है कि स्वेट पोज आने तक योगासना करना चाहिए। उसके बाद आपको अगर कोई हेल्थ कंडीशन हो या फिर कोई भी हेल्थ कंडीशन हो, जैसे प्रेगनेंसी हो या फिर बैक पेन हो या फिर कोई जॉइंट पेन वगैरह हो, तो योगासना जो है वो प्रॉपर गाइडेंस के अंडर ही आपको करना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। इम्यूनिटी क्या है वो हमने पहले ही देखा है। तो इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक कंजेनाइटल और एक एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है कि जो आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू मिली जाती है, पास ऑन होती है या फिर हेरिडेटरी भी होती है, उसको कंजेनाइटल इम्यूनिटी बोलते हैं। और उसमें जनरली हम कुछ चेंजेस नहीं कर पाते क्योंकि वो जेनेटिक लेवल की होती है, जीन्स तक उसका इफेक्ट रहता है। उसके बाद सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी जो होती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड, कि हम जन्म के बाद आफ्टर बर्थ हम कैसे खाना खाते हैं, आपका एक्सरसाइज पार्ट कितना रहेगा, आप कैसे खाना खाते हैं, कैसे उठते, कैसे बैठते, उसके ऊपर जो इम्यूनिटी रहती है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ओके, तो इम्यूनिटी हैम्पर होने के, इम्यूनिटी आपके थोड़े डिस्टर्ब होने के क्या क्या कारण है वो हम देखेंगे। उसका सबसे पहला कारण जो पता है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस यानी आप लाइफस्टाइल में आप कितने बजे सुबह उठते हैं, आपका प्रॉपर डे का शेड्यूल क्या होता है, आप खाना कितने बजे खाते हो, आप इवन ओवरऑल डे में आपका क्या बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी कितनी होती है, ये सारे जो चीजें हैं उसको लाइफस्टाइल पैटर्न्स बोलते हैं या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं। उसके बाद आप खाना क्या खा रहे हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें देखा जाता है। और आपका मेंटल स्टेटस, ये 3 जो फैक्टर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इम्यूनिटी कैसे रहने वाली है। तो बेसिक जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अगर हम देखा जाए इम्यूनिटी अफेक्ट होने के कारण, तो उसमें फर्स्ट आता है कि आपका डिस्टर्ब फूड हैबिट। जैसे आप पिक्चर में अगर स्लाइड के पिक्चर में अगर आप देख रहे हो कि बहुत सारा जंक फूड वहाँ पे बताया है। अगर आप कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब फूड या फिर जंक फूड खाते रहेंगे तो आपका जो डाइजेशन है और ओवरऑल आपका वेट गेन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा। डाइजेशन आपका जो है वो हैम्पर हो जाएगी और वो इम्यूनिटी भी आपको हैम्पर करेगी, क्योंकि आप जो खा रहे हो उसके ऊपर ही इम्यूनिटी आपकी है वो बनने वाली है। सो डिस्टर्ब फूड हैबिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट रीजन है। उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी आपका अगर आप बहुत बैठ के काम करते हो, आपका फिजिकल मूवमेंट जो है वो अगर बहुत ज्यादा कम है तो उसका भी इफेक्ट इम्यूनिटी के ऊपर आने वाला है। उसके बाद अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, ज्यादा स्ट्रेस टेंशन लेने की आदत है या फिर कोई एडिक्शन है आपको, अगर ये चीजें अगर बहुत ज्यादा अगर आपकी प्रैक्टिस होती हो तो इम्यूनिटी आपकी बहुत हैम्पर हो जाती है। और अगर नॉर्मल भी अगर कोई आपको छोटी छोटी हेल्थ रिलेटेड अगर कोई चीजें आती है तो भी आपकी बॉडी जो है वो फाइट करना नहीं कर पाती। तो वहाँ पे ये जो चीजें है, 4-5 जो चीजें मैंने बताई है यहाँ पे, तो वहाँ पे वो चीजें चेंज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि कंजेनेटल फैक्टर्स, कि जहाँ पे हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो पेरेंट्स से आपको जो पास ऑन होती है इम्यूनिटी, तो वहाँ अगर आपके पेरेंट्स की इम्यूनिटी थोड़ी सी लो है तो वो आपको भी पास ऑन हो सकती है। तो उसका एक आयुर्वेद में उसका उसके लिए एक तरीका है, उसको बोलते हैं कि उत्तरवस्ती या फिर जो एंटीनेटल मेडिसिन बोलते हैं, कि प्रेगनेंसी के स्टेज में जो मेडिसिन या फिर जो पंचकर्म किए जाते हैं जिसके वजह से जो पेरेंट्स को तकलीफ है वो बच्चों तक ना पहुंचे, उसके लिए। और ये कंजेनेटल फैक्टर्स थोड़ा सा हम कट डाउन कर सकते हैं, उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्निक्स और मेडिसिन अवेलेबल है।
उसके बाद लास्ट आता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर की सारी जो फैक्टर्स है वही मिला के आता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। उसके बाद योगासना और इम्यूनिटी बूस्टिंग कैसे कर सकते हैं हम योगासना, योगासना की मदद से इम्यूनिटी हमारी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो योगासना जो है ना वो हमारे शारीरिक लेवल पे जब काम करता है तो बहुत छोटे छोटे लेवल पे जाके वो अपना काम करता है। जैसे भूख अगर आपकी डिस्टर्ब हो तो भूख को रेगुलेट करना, अगर आपके मोशन हैबिट डिस्टर्ब हो तो कई ऐसे आसन हैं कि वो अगर आप उनका प्रयास करते हैं तो आपका जो मोशन हैबिट है या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी छोटे छोटे लगने वाली बीमारी, लेकिन वो अगर बहुत ज्यादा देर तक रहे तो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, या फिर ऐसे जो छोटी छोटी चीजें होती है उसके ऊपर जाके काम करके आपकी जो जठराग्नि है उसको ही डाइजेस्टिव फायर सिंपल शब्द में बोलते हैं, उसको बढ़ाती है और उसको रेगुलर रखती है, नॉर्मल रखती है, ताकि आपका जो अगर आप कुछ भी खाते हो थोड़ा हेवी भी खाते हो तो भी आपका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो जाए। और डाइजेस्टिव फायर के जो अन्न रस बोलते हैं हम लोग, अगर आज आपने कुछ खाया तो उसका परिणाम या फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसको अन्न रस बोलते हैं। वो अन्न रस जो होता है मतलब जो अच्छे जो हम खाते हैं उसका जो अच्छा पार्ट होता है उसको अन्न रस बोलते हैं। तो अन्न रस से अपने जो सारे धातु है, जो सारे अपने ऑर्गन्स है, बोन्स है, मसल्स है, उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है। तो सारे ऑर्गन्स होता है ना तो उनका भी फायर रहता है, उसको ही आयुर्वेद में धातुवाग्नि बोला जाता है। तो ऋतुजा, धातुवाग्नि सारे आपण डिरेक्टली योगासनांच्याकडे जाऊया का? हाँ वेर शॉर्ट ऑफ टाइम. चालेल, ओके ओके मैम, या चलिए ओके। तो धातुवाग्नि और इसके लिए योगासना का बहुत अच्छा यूज होता है। उसके बाद एक सेकंड पॉइंट है कि आपका जो बॉडी का वेयर एंड टियर है वो भी योगासना के साथ हम प्रयास के साथ हम खा सकते हैं। ओके, तो योगासना कैसा करना चाहिए तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उसमें फर्स्ट आता है कि आप कोई भी योगिक प्रेयर या फिर गायत्री मंत्र बोला जाता है या फिर आपकी कोई योगिक प्रेयर होती है उससे स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट आता है सूक्ष्म व्यायाम। तो सूक्ष्म व्यायाम जो होता है उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का हम डेमो आज देखने वाले हैं कि कैसा किया जाता है। मैम डेमो, हाँ। तो सूक्ष्म व्यायाम जो है वो मिस्टर रमेश दादा जो है वो हमें बताने वाले हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम करते समय पहले जो है वो हाथ के सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं। आपको फ्रेम में दिखता होगा कि डेमो दिखाने वाले हैं हमको कि सूक्ष्म व्यायाम कैसे किया जाता है। पहला जो है वो वृष्ट यानी मनगट किंवा वृष्ट सूक्ष्म व्यायाम आपण करतो। उसमें फिंगर्स जो है वो क्लोज और ओपन किया जाता है। उसके बाद राउंड राउंड पद्धति से उसको मूवमेंट किया जाता है। उसके बाद जो है वो पूरे हाथ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होते हैं। जैसे एल्बो जॉइंट है उसको ओपन एंड क्लोज ऐसे टेक्निक में उसका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया जाता है। उसके बाद आता है नेक के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। नेक के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते वक्त नेक जो है हाथ जो है वो कमर के ऊपर रहते हैं और नेक आगे और पीछे। इससे क्या होता है कि रात भर अगर हम सोते हैं ना तो थोड़ा सा नेक के मूवमेंट्स भी अच्छे होने लगते हैं और बैक नेक पेन जैसी छोटी छोटी जो तकलीफ है वो भी कम होने लगती है। उसके बाद हम देखेंगे वेस्ट के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। कमरे से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, आगे झुकना है, स्ट्रेट होना है, वैसे ही पीछे झुकना है, साइडवेज, दोनों साइडवेज। वेस्ट के जो एक्सरसाइज होते हैं उसमें 2-3 तरीके होते हैं करने के। उसके बाद आता है पैर के एक्सरसाइजेस। पायाचे एक्सरसाइज दाखवा दादा, पायाचे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ओके, ये जो सब है वो बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आते हैं जो आपको हमेशा आसन करने से पहले करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है और जो स्वेलिंग जैसे जो चीजें होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद हम स्थूल व्यायाम, सेकंड चीज आती है उसको बोलते हैं स्थूल व्यायाम। उसमें उसमें क्या होता है कि जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए वो व्यायाम किया जाता है। उसमें फर्स्ट व्यायाम हम करेंगे त्रिकोणासन।
त्रिकोणासन करायचंय. त्रिकोणासन का ये बेनिफिट है कि हमारी जो वेस्ट है और जो बैकबोन है दोनों भी स्ट्रेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे जो हमारा स्पाइन है और ब्रेन, वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से बढ़ता है और स्टिमुलेट होता है. उसके बाद आता है फॉरवर्ड बेंडिंग. फॉरवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय भी अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्ट्रेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने हाथ जो है वो जो हमारे पैर है वहां पे टच होना चाहिए. okay. उसके बाद थर्ड आसन जो है उसको बोलते हैं पर्वतासन. पर्वतासन करायचे दादा. दादा जो दिखा रहा है जो आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं ताड़ासन. ताड़ासन आसन बोलते हैं उसको. हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, सम नेट इश्यू इज देयर. आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सो ये अभी ताड़ासन हम करेंगे. सो ताड़ासन में दोनों पैर एक दूसरे को जोड़े हुए रखने हैं. दोनों हाथ धीरे धीरे एक दूसरे में बनाकर ऊपर लेने हैं, और धीरे धीरे करके पूरे हमारे शरीर को ऊपर लेना है. ये हम कर सकते हैं. तो ताड़ासन जो है वो ताड़ासन से
पूरे शरीर के जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है उसको सपोर्ट मिल जाता है, उसको जो है वो पूरा फ्लेक्शन एक्सटेंशन या एक्सटेंशन में बॉडी रहती है, तो पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको स्ट्रेंथ लेने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ये ताड़ासन है। ताड़ जो वृक्ष है उसको हम ऐसा बोलते हैं कि ताड़ ऊंचाई का एक बड़ा नमूना है। तो ताड़ अगर बहुत ऊंचाई का नमूना रहता है तो इसी योगासन से ऊंचाई बढ़ने के लिए ताड़ासन बहुत अच्छे से काम करता है। सो ये ताड़ासन हो गया। उसके बाद में त्रिकोणासन भी हमने देख लिया। ये जो बताया है ये जो है ये गरुड़ासन है। गरुड़ासन जो है उसको ट्विस्ट पोजीशन है पूरा। सो उसमें दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर और हाथ जो है वो एक दूसरे के ऊपर करके ये ताड़ासन पोस्चर है। यू हैव टू मेंटेन दिस पोस्चर फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। ये 30 सेकेंड्स करके पूरा हम कर सकते हैं। फिर से दूसरे जगह से आपको ये ताड़ासन करना है। अगर पहले राइट लेग से किया है तो बाद में हम लेफ्ट लेग से करेंगे। सो ये जब भी हम करते हैं तो यू विल रिकॉग्नाइज दैट this posture is resembles to optic chiasma in our body. What is this optic chiasma? ये जो optic chiasma है ना उसमें जो सब नर्व्स रहते हैं वो जो ऑप्टिक यानी आई के इधर जब भी जाते हैं ना ये पूरा ट्विस्ट होके जाते हैं। तो इसी के कारण क्या रहता है, ये गरुड़ासन करने से हमारी दृष्टि बहुत अच्छी होने लगती है। दृष्टि अगर अच्छी होती है तो हमको काम करने में उत्साह और ये थकान महसूस नहीं होती है। हम ये दिन देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो स्क्रीन शेयरिंग बहुत ज्यादा है, स्क्रीन एक्सपोजर ज्यादा है। तो अगर गरुड़ासन रोज 3 to 5 मिनट्स कर लेते हैं तो उसका परिणाम बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद में जो है वो बैठक स्थिति में जो योगासन करने हैं वो है। तो बैठक स्थिति में योगासन करने के लिए पहले नीचे धीरे से बैठना चाहिए। कोई भी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर हम फटाक से कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उसको योगासन नहीं बोलते हैं। उसको जो है वो यथाशक्ति और निरंतर ऐसा करना है। सो पहले हम गोमुखासन के लिए देखेंगे। गोमुखासन का पोस्चर अगर आप देखते हैं तो उसमें जो एक पैर फोल्ड कर लिया जाता है और दूसरा उसके ऊपर से लिया जाता है। ये दूसरा ऊपर से लेने के बाद जो हाथ है वो पीछे लेके ज्वाइन कर लेते हैं, लॉक किया जाता है, ये लॉकिंग हो जाता है। दिस इज द पोस्चर ऑफ गोमुखासन। ये जब भी गोमुखासन हम करते हैं तो गोमुख जैसे आकृति दिखती है, इसके लिए इसे गोमुखासन ऐसा बोलते हैं। ये जो गोमुखासन है उससे शरीर में सात्विकता बढ़ जाती है। इसी का मतलब है मन के रज और तमो दोष जो है वो कम हो जाते हैं और मन का सात्विक गुण है वो बढ़ जाता है। इसी के लिए गोमुखासन महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो है वो पद्मासन है। ये पद्मासन जब भी करते हैं तो पद्म यानी कमल जैसी आकृति होती है, इसी के लिए इसको पद्मासन बोलते हैं। पद्मासन एक ध्यानात्मक आसन है, तो ध्यान करने के लिए ये पद्मासन बहुत जरूरी रहता है। पद्म जैसे पूरे तालाब में पूरे पानी में रह के भी उसको पानी खुद को चिपकता नहीं है, वैसे भी हम पूरे शरीर और मन से विषयों में रहते भी हमको अलिप्त रख सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसको अभी नहीं सोचना है, उसका जो सोल्यूशन है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन वापस वही विचार हमारे मन में आता है। तो इसको निकाले कैसे, तो ये पद्मासन ऐसे काम करता है। तो इसी के लिए अगर पद्मासन करते हैं तो अनवांटेड थॉट से हमको रिलीफ हो जाती है, मिल जाती है। इसी के लिए पद्मासन महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम देखेंगे ये है सिंह मुद्रा। जो सिंह मुद्रा है उसमें सिंह जैसी आकृति बन जाती है, जिह्वा बाहर ली जाती है और आंखें जो है वो थोड़ा सा डरावना जैसा यह स्वरूप दिखता है, लेकिन ये जो है दूसरे को डराने के लिए है। खुद के उसके वजह से क्या रहती है, आत्म शक्ति यानी हमको जो कॉन्फिडेंस है वो सिंहासन से बढ़ता है। सिंह जो है वो पूरे जंगल का राजा है और ये राजा होने के कारण पूरा जो प्रजा है उससे डरता है। तो अपने के अंदर का आत्मविश्वास अगर जगाना है तो सिंहासन बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद में जो बैठक स्थिति में है वो जो है वज्रासन। ये जो वज्रासन है उसमें आप अगर देखेंगे तो वज्र की जैसी परिस्थिति हो जाती है। वज्र का नाम है डायमंड, इसके लिए इसको डायमंड पोस्चर भी बोलते हैं।
वज्र जो है वो बहुत ज्यादा कठिन रहता है। इंद्र का आयुध है वज्र, इसी के लिए इंद्र के आयुध को भी वज्र बोलते हैं। ये वज्र क्या है, तो मन कठिन बना लेना, इसी के कारण ये एक वज्रासन काम करता है। शरीर की स्थिति जो है इससे क्या क्या होती है, तो वज्रासन करते हैं। वज्रासन एक ही आसन है जो कि आफ्टर योर मील्स, खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। अगर खाना खाने के बाद ये करते हैं तो क्या होता है, तो शरीर में जो गैसेस रहती है वो कम आने में इसकी मदद हो जाती है। शरीर में गैसेस कम हो जाते हैं। दूसरी बात है कि खाना हजम अच्छे से होता है, इसी के लिए ये वज्रासन करना है। और भी एक बात महत्वपूर्ण है कि ये जो वज्रासन हम करते हैं इससे मन भी कठिन हो जाता है। जो कुछ भी डरावने सिचुएशन या फिर अनफेवरेबल सिचुएशन है उससे हमको लड़ने की ताकत इससे मिल जाती है, इसके लिए वज्रासन इंपॉर्टेंट है। फिर शयन स्थिति में जो कुछ भी है, विपरीत शयन स्थिति यानी पेट के बल सोना, ये जो आसन है उसमें भुजंगासन, धनुरासन, सर्वांगासन, नौकासन, हलासन, ये सब उसी में आ जाते हैं। ये भुजंगासन जो है उसमें शरीर के जो अपर पार्ट रहता है वो ऊपर किया जाता है, भुजंग जैसी यानी सर्प जैसी आकृति दिखती है, लाइक अ स्नेक, इसके लिए इसको स्नेक पोस्चर ऐसा बोलते हैं। ये जो स्नेक पोस्चर है उसके कारण क्या होता है कि स्नेक जो है वो आपको मालूम है कि कैसे भी अडेप्टेबल रहता है। जब भी बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तभी वो जमीन के अंदर जाके खुद को अडेप्ट कर लेता है। वैसे ही एक जो भुजंगासन है इससे अडेप्टेशन हमारे मन की बढ़ जाती है। इसी के कारण जो आप देख रहे हैं कि स्पाइन जो है वो पूरा हम एक्सटेंड कर पाते हैं, और स्पाइन एक्सटेंड करने से क्या होता है कि स्पाइन की जो निरोगता है वो मेंटेन रख जाती है। धनुरासन जो है उसमें धनुष्य जैसी आकृति की जाती है। जो हाथ है इससे ये पैर पकड़ लिए जाते हैं और इसी के कारण धनुष्य जैसी आकृति है। धनुष्य का पहला महत्व क्या है कि वो बहुत ज्यादा तना हुआ रहता है, और ये धनुष्य ताना हुआ रहता है, इसी के कारण उसमें बहुत ज्यादा दूर जाने की वो बाण जो रहता है उसमें क्षमता आ जाती है। तो हमारी भी क्षमता शरीर की और मन की बढ़ाने के लिए ये धनुरासन काम करता है। हम जितना खुद को थोड़ा सा तान के रखें तो हमारा मन भी कंसंट्रेट हो जाता है अगर ये करते हैं तो, और इसी के कारण मन से और शरीर से दोनों से हमारा तान या फिर हम जिसको बोलते हैं कि एम जो है हमारा वो साध्य करने के लिए धनुरासन अच्छे से काम करता है। धनुरासन में एक बात महत्वपूर्ण है कि ये पूरा एंटीरियर यानी पेट के बल का जो भाग है उसमें पूरे जो मसल्स है वो पूरे खिंचाव महसूस करते हैं, और इसी खिंचाव के कारण उसको ब्लड सप्लाई अच्छी मिल जाती है, और पीठ के जो स्नायु है वो रिलैक्स है, इसी के कारण वो रिलैक्स फील करते हैं। तो पीठ जो है वो रिलैक्स हो जाती है और जो पेट के स्नायु है उसको ज्यादा ब्लड सप्लाई मिल जाती है। इसी के कारण ये जो है इसमें पीठ जो हम डाइजेशन कैपेसिटी बोलते हैं वो सुधरने के उसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसी के लिए धनुरासन महत्वपूर्ण रहता है। इसमें हमने ये देख लिया कि बहुत तान उसके ऊपर आता है, ये तान आता है उसके ऊपर, इसी के कारण हम हमारे जो आयु में भी जो कुछ भी अनफेवरेबल कंडीशन है उसको सहने की या फिर वी ट्राई टू मेक द क्या बोलता है डिजास्टर इनटू अपॉर्चुनिटी, ऐसी हमारे मन की स्थिति इससे बन जाती है। इसी के लिए ये धनुरासन बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वांगासन जब भी करते हैं तो सर्वांगासन में पूरा शरीर का जो पार्ट है वो अपसाइड डाउन किया जाता है एक्सेप्ट शोल्डर्स एंड दिस हेड। ओके, तो इसमें क्या है कि पूरे शरीर का जो ब्लड सप्लाई है वो टूवर्ड्स ब्रेन जो है टूवर्ड्स हार्ट जो है वो आ जाता है। अगर टूवर्ड्स ब्रेन टूवर्ड्स हार्ट अगर ब्लड सप्लाई आता है तो वाइटल ऑर्गन्स है वो सेव हो जाते हैं। दूसरी एक बात है कि बहुत पूरे दिन में 10 घंटे तक शायद हम खड़े ही रहते हैं, और इसी खड़े रहने के कारण क्या रहता है कि वेरिकोसिटी ऑफ द वेन्स या फिर वेरिकोस वेन जिसको बोलते हैं, या फिर घुटने जो रहते हैं उसके ऊपर तान आ जाता है, या फिर पैर दुखते हैं, तो इसमें ये योगासन का बहुत अच्छा सा काम दिखता है। नौकासन जो हम देखते हैं उसमें नौका जैसी आकृति हो जाती है, नौका जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। नौका जैसी आकृति होने के कारण इसमें बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, तो शरीर का बैलेंसिंग इससे साध्य होता है। अगर आप देखेंगे तो अगर बैलेंसिंग अच्छा रहता है तो अल्जाइमर जैसे डिसीज से
हम दूर रह सकते हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं कि उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर नौकासन अच्छे करते हैं तो बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट से बहुत अच्छा रहता है, और ये कोऑर्डिनेशन होने के कारण हम ये जो ब्रेन एट्रोफी या फिर जिसको अल्जाइमर बोलते हैं या फिर विस्मरण बोलते हैं, इससे हम दूर रह सकते हैं। हलासन जो है उसमें पूरा शरीर जो है वो सी शेप हो जाता है, हल जैसा हो जाता है, जिसको हम प्लॉ बोलते हैं। हाँ, तो इसमें प्लॉ से हम क्या करते हैं, तो जमीन जो है वो पूरा उलट पुलट कर देते हैं, उससे जर्मिनेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये जर्मिनेशन कैपेसिटी जो बढ़ जाती है तो शरीर में और मन में नया कुछ पैदा करने के लिए, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए हलासन बहुत ज्यादा अच्छे काम करता है, और इसी के कारण ये हलासन जो है वो महत्वपूर्ण है। हलासन जो है वो इमीडिएटली एक ही शॉट में कभी भी होता नहीं है, वो पोजीशन अचीव हो जाती नहीं है, लेकिन फिर भी यथाशक्ति और निरंतर ये आसन करना चाहिए। वैसे ही शलभासन जो है उसमें पीठ के बल सो के पैर जो है वो ऊपर किए जाते हैं, और इसी के कारण क्या होता है कि शरीर का जो ब्लड सप्लाई है टुवर्ड्स ब्रेन और टुवर्ड्स हार्ट आ जाता है, तो वाइटल ऑर्गन जो है वो सेव हो जाते हैं। प्राणायाम जो है, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, तो प्राणायाम जो है वो युक्तम युक्तम त्यजेत वायुः, युक्तम युक्तम च पूरयेत, युक्तम युक्तम च बध्नीयात एवं सिद्धिम अवाप्नुयात, ऐसे बोला है। युक्तम युक्तम यानी धीरे धीरे करके और यथाशक्ति करके जो वायु है उसका पूरण और त्यजन करना चाहिए। पूरण इसका मतलब अंदर लेना, सांस अंदर लेना, और धीरे धीरे करके सांस छोड़ना, ये बात जो है इसमें प्राणायाम में रहती है। ये प्राणायाम जो है वो यथाशक्ति करना चाहिए। एक ही दिन में प्राणायाम सब करिए ऐसे नहीं होने चाहिए, उसके जो राउंड है 3 बार 4 बार 5 बार, ये धीरे धीरे करके हमको बढ़ाना है। क्योंकि कैसा है, यथा व्याघ्रम सिंहम भवेत वश्य शनै शनै ही, ऐसे बोला है। जैसे व्याघ्र सिंह, हमने देखा है कि ये जो हमारे डॉक्टर अम्पे है उनके पास एक ये भी था, शेर का बच्चा वगैरह था, तो ये कैसे उनको वश होते हैं, तो शनै ही शनै, उसे अगर प्यार करते हैं, प्यार से अगर करते हैं तो वो वश हो जाते हैं। वैसे ही ये प्राणायाम करने से भी वायु जो है वो हमारे वश में आने की शंका रहती है, इसी के लिए धीरे धीरे करना है। इसमें अनुलोम विलोम, शीतली, सितकारी, कपालभाति, ये अलग अलग प्रकार रहते हैं। ये कैसे करने हैं, क्या करने हैं, ये तो एक ही दिन में हम या 1 घंटे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसके फायदे हम जरूर बता सकते हैं। अनुलोम विलोम करते हैं तो जिस नॉस्ट्रिल से लेते हैं उसकी दूसरी नॉस्ट्रिल से हम रेचक करते हैं, यानी इनहेल और एक्सहेल करते हैं। अगर राइट से इनहेल करते हैं तो लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, फिर लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल करना है। ये जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे क्या होता है, शरीर में जो ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ी रहते हैं उसका बैलेंसिंग होने के लिए मदद होती है, और इसी के लिए अनुलोम विलोम महत्वपूर्ण है। दूसरी जो बात है कपालभाति, भा इसका मतलब है प्रकाशित होना, प्रकाशमान होना। एक करने से कपाल जो है वो प्रकाशमान होता है, ये जो कपाल रहता है वो प्रकाशित हो जाता है, इसी के लिए इसको कपालभाति ऐसे बोलते हैं। ये कपालभाति में पेट को स्ट्रोक्स लेके हवा अंदर ली जाती है, छोड़ी जाती है। इससे क्या होता है, तो अग्नि का मापन होता है, यानी हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छे से फूल जाती है और डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसी के लिए कपालभाति जो है वो भी धीरे धीरे करके बनानी चाहिए। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 15 20 तक इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में करने के लिए रोज और निरंतर करना ज्यादा जरूरी रहता है। शीतली और शीतकारी ये जो दोनों है, इससे शरीर में उष्णता नहीं होती है तो शैत्य पैदा होता है, शैत्य उत्पन्न होता है। तो कभी कभी एसिडिटी की जो भी तकलीफ है, मन में बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, या फिर कभी कभी बाहर धूप ज्यादा है, या फिर उष्णता कुछ भी कारण से तकलीफ हो रही है, ज्वर है, तो इसी के कारण शीतली और शीतकारी ये करने चाहिए। शीतली और शीतकारी में हवा अंदर और बाहर लेने में कंट्रोल रहता है, मूवमेंट, और इसी के कारण शरीर में हमारे शैत्य उत्पन्न हो जाता है, कोल्डनेस उत्पन्न हो जाती है, और इसी के कारण ये शीतली शीतकारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम जो देखेंगे उसमें ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान की क्या जरूरी है ये भी देखेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। हम शरीर और मन दोनों को इम्यून रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कारण क्या है कि
जो कुछ भी डिसीजेस रहता है उसमें विषादो रोग वर्धना नाम ऐसे बोला है। विषादो यानी मन का निगेटिविटी है वो रोग बढ़ाने के लिए कारण रहती है। अगर रोग नहीं होना है, रोग कम करना है, तो इसी के लिए मन आनंदित होना जरूरी है। मन का आनंद जो है वो ध्यान से मिल जाता है। ध्यान क्या है? तो इसको टू फाइंड ourselves, खुद को हमको फाइंड करना है, इसी को ध्यान बोलते हैं। अच्छे कोई भी सुखासन में बैठ के हम हमारे सांस जो है वो कंट्रोल करके मिनिमम 10 मिनट से लेके आगे जा सकते हैं, इसी को ध्यान बोलते हैं। ये ध्यान जो है वो करने के टाइम अगर कोई सूदिंग म्यूजिक वगैरह लगा दिया तो मन तरल अवस्था में आ जाता है, और जो योगी लोग रहते हैं उसको ध्यान करने से अष्ट सिद्धि भी प्राप्त होने की शंका रहती है, और इसी के लिए ध्यान महत्वपूर्ण है। वर्क और लाइफ जो है उसका बैलेंस जरूर होना चाहिए। हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, अभी जो है वो वर्क फ्रॉम होम भी है, अगर ऐसा भी है तो भी हमारे खुद के लिए पूरे दिन में 10-20 मिनट्स तो पूरे निकलने ही चाहिए। खाने के लिए 10 मिनट्स 15 मिनट्स तो लगते हैं, वो जो है खाना वो भी टीवी वगैरह के सामने नहीं होना चाहिए। वैसे भी योगा करते वक्त भी ये टीवी वगैरह के सामने हम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम जरूर पूरा जो वर्क लाइफ बैलेंस है हमारा वो संभाल सकते हैं। अगर हम थकते नहीं है काम करते तो इसी का मतलब है कि हमको अगर काम में इंटरेस्ट भी है तो भी कभी कभार ड्यू टू बहुत ज्यादा क्रंच होने से वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो जाती है। तो खुद को हम टाइम दे रहे हैं, ये जो प्रेशियस थिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। और इसी के कारण इसका योगा और हम देख रहे हैं कि प्राणायाम का बहुत ज्यादा महत्व है। जो आयुर्वेद की संहिता ग्रंथ मानी जाती है उसमें चरक, सुश्रुत और वाग्भट ऐसे है। जो चरकाचार्य है वही पतंजलि है, ऐसा भी एक मत प्रवाह है। तो ये चरकाचार्य या फिर पतंजलि है, उन्होंने ही अष्टाध्यायी यानी पाणिनीय व्याकरण जो है वैसे उन्होंने भी लिखा है। तो व्याकरण से क्या होता है कि वाणी की शुद्धि होती है, और योग से मन की शुद्धि होती है, और शरीर की शुद्धि चरक जैसे जो ग्रंथ बताए हैं आयुर्वेद के जरिए, आयुर्वेद का जो हम दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करते हैं उसके जरिए हम शरीर की शुद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के लिए योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनिनाम पतंजलि ही प्राणतः आनतः अस्मि, ऐसा एक श्लोक बताया है। सो इसी के कारण ये चरक जो आचार्य है उनको पतंजलि जो है उनको हम प्रणाम करते हैं। और एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि ये हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगासन करते हैं या फिर हम ये प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या लाभ होगा ये तो आप सभी पूछेंगे ही। तो इसमें शरीरोपचय कांति ही गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्निनत्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम रुचा। इसी का मतलब ऐसा है कि शरीर उपजित हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है हमारी बॉडी। गात्राणाम कांति ही, जो फेस वगैरह है ना बहुत ज्यादा मेकअप नहीं किया है तो भी अच्छे दिखने लगता है। सुविभक्तता, गात्र जो रहते हैं उसमें सुविभक्तत्व यानी बिल्ट ऑफ मसल्स ऐसे आ जाता है। दीप्ताग्नि, अग्नि दीप्ति हो जाती है। आलस्य बिल्कुल ही रहता नहीं है, स्थिरत्व आ जाता है मन को। और लाघवम रुचा, ऐसा बोले लाघव आ जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। और इसी के कारण ये योगासन और प्राणायाम हमको नित्य करने चाहिए। इसी को हम एक श्लोक से सांग करेंगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धन्यवाद। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये जो चैट बॉक्स है उसमें। हाँ, पहला ही क्वेश्चन आया है कि जो योगासन करने हैं वो खाली पेट करने हैं या पेट भरा हुआ है तभी करने हैं। तो कभी भी कोई भी जो एक्सरसाइज करनी है वो कभी भी पेट अगर फूला हुआ है, भरा हुआ है तो नहीं करनी है। तो एक्सरसाइज जो करनी है वो खाली पेट करनी है। और इसी के कारण एक्सरसाइज जो हमको है वो हमको कभी करनी चाहिए तो एटलीस्ट खाना होने के 3 आवर्स बाद। और दूसरी है कि खाना इमीडिएटली आफ्टर से एक्सरसाइज भी नहीं लेना चाहिए।
ओके। सो खाना जो है वो कभी लेना चाहिए, तो जब भी एटलीस्ट हाफ एन आवर तो होना चाहिए खाना योगासन करने के बाद, तो फिर हम खाना ले सकते हैं। ओके, 1 सेक। हाँ, प्रेग्नन्सी मध्ये कोणते आसन करू शकतो, गाइड प्लीज। ओके, प्रेगनेंसी में जो कुछ भी आसन करने हैं वो पेट के बल सो के जो करते हैं वो कोई भी आसन प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं। नॉर्मली मार्जार आसन है वो बहुत फायदेमंद रहता है। बाकी पश्चिमोत्तानासन है, त्रिकोणासन है, या फिर ये जो दादा अपने जो है उन्होंने जो सूक्ष्म व्यायाम बताए वो सब हम प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है। ओके, जेवणानंतर। ओके, त्याच्यानंतर एक सेकंड, डायबिटीज कमी करण्यासाठी कोणती आसने करायत? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा डायबिटीज का प्रादुर्भाव आजकल दिख रहा है, और ये अगर डायबिटीज से हमको दूर रहना है तो भी हम रेगुलर योगा करना चाहिए। और अगर डायबिटीज हुआ है तो क्या करना है, तो ये अर्ध मत्स्येंद्रासन या फिर मत्स्येंद्रासन जो है उसमें हम देखते हैं कि जो टर्न हो जाता है, तो उसी के कारण जो चेस्ट और एब्डोमेन है उसके बीच में ट्विस्ट आ जाती है। वो ट्विस्ट जो है वो एरिया जो है उधर पैंक्रियाज रहते हैं, और वो पैंक्रियाज के ऊपर दबाव आने से पैंक्रियाटिक ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। पैंक्रियाटिक ब्लड फ्लो अच्छा होने से पैंक्रियाज का काम सुधर जाता है और उसको इंसुलिन सिक्रेशन अच्छा कर लेती है, और इसी के कारण डायबिटीज में ये मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे ही डायबिटीज में और भी एक है कि जिसको उज्जैन मुद्रा बोलते हैं, चिन चेस्ट को लगा के सांस लेना और छोड़ना धीरे धीरे। ये जो है उसी के कारण थायराइड के ऊपर प्रेशर आ जाती है और हार्मोनल लेवल मेंटेन हो जाता है। डायबिटीज भी इंसुलिन एक हार्मोन ही है, और उसी के कारण ये जो पूरा एक्सेस हार्मोन का जो रहता है वो नॉर्मल हो जाता है। इसी के कारण डायबिटीज में ये योगा जरूर करना चाहिए। और भी जो है कि पश्चिमोत्तानासन है या फिर त्रिकोणासन है या फिर वृक्षासन है, ये भी अगर रेगुलर करते हैं तो शरीर में क्लेद कम हो जाती है। क्लेद यानी अनवांटेड वाटर पार्ट। सो वो क्लेद कम हो जाने से डायबिटीज नॉर्मल पे आ सकती है। अच्छा, अगर हमारा दिनचर्या है और हम रेगुलर योगा करते हैं तो कोई भी डायबिटीज या कोई भी रोग जो है उससे हम जरूर दूर रह सकते हैं। ओके, और जो है योगासनास कैन बी डन फॉर बैकेक। ओके, बैकेक की जो कुछ भी योगासन करना है उसमें जनरली ऐसा बोला जाता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग वाली जो है वो नहीं करना है, लेकिन विथ ऑब्जर्वेशन, एक्सपर्ट्स ऑब्जर्वेशन आप ये कर सकते हैं। तो उसमें पश्चिमोत्तानासन है वो करना अच्छी बात है। दूसरी बात है कि बैकेक के लिए शलभासन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर जो भुजंगासन है उसका भी फायदा योगासन का जो है वो बैकेक में बहुत अच्छा दिखता है। इसमें नौकासन, नौका चालन जो है उसी का भी बहुत अच्छा फायदा दिखता है। जो सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं उसमें जो चक्की चालन और नौका चालन करके जो प्रकार रहता है उसका फायदा जो है वो बैकेक के लिए बहुत अच्छा रहता है। बैकेक के लिए और भी मैं एक बताना चाहूंगी, आपकी पोजीशन बैठने की जो है वो भी नॉर्मल रहनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए। बहुत बार पीसी वैसा टेढ़ा रख के हम काम करते हैं तो टेढ़ी पोजीशन मेंटेन हो जाती है तो तकलीफ हो जाती है। वेट लॉस स्लो होता है ऐसे बोलते हैं व्हाट कंपेयर टू जिम और जुम्बा, राइट। कैसे है कि ये कैलोरिक लॉस नहीं होता है योगासन से, इससे शरीर में अग्नि बढ़ के फिर जो वेट बढ़ा हुआ है वो कम करने के लिए मदद होती है। अगर खाना यानी डाइट अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं और योगा करते हैं तो योगा से भी अच्छा वेट लॉस होता है। खाना जो है वो कभी लेना है, कौन सा लेना है, ये नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ही, लेकिन आहार और योगा ये बहुत दोनों कोइंसाइड होना, हैंड इन हैंड जाना ये जरूरी रहता है। गैसेस के लिए कौन सी करनी चाहिए योगा, उसमें वज्रासन जो बोला वो गैसेस के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। और भी दूसरी बात है कि जिसमें योग मुद्रा करके एक रहता है, वज्रासन में बैठ के ही दोनों फिस्ट बंद करके फालिंग्स उधर के इधर रख दिया जाता है, एब्डोमेन के इधर, और फॉरवर्ड बेंडिंग रहता है। वैसे अगर हम करते हैं तो भी गैसेस बहुत अच्छे से कम आ जाते हैं। हाई लो बीपी मध्ये कोणते आसन करावे? ओके, जब भी बीपी हाई रहता है या फिर कभी लो हो जाता है
ऐसा अगर है तो उसमें प्राणायाम का बहुत ज्यादा महत्व है। अनुलोम विलोम अगर हम करते हैं तो ये जो बैलेंसिंग है वो प्रॉपर हो जाती है, यानी कभी हाई कभी लो, ऐसा जो कभी कभार बीपी रहता है वैसा नहीं रहता है। और अगर कंटिन्यूअसली हाई बीपी रहता है तो उसी के लिए ये जो अनुलोम विलोम है उसका परिणाम तो आता ही है, और शीतली और सितकारी ये दो जो है वो शरीर में पित्त कम करने के लिए, औष्ण्य उष्णता हीट कम करने के लिए रहते हैं, और इसी के कारण हाई बीपी रहे तो ये प्राणायाम करने चाहिए। ऊंचाई बंध जो है जिसको चेस्ट को टच करके सांस ली और छोड़ी जाती है, उसका भी हाई बीपी में अच्छा काम दिखता है। जिस जिस आसन में सिर यानी हेड डाउन है और पैर ऊपर है, ऐसा जो है वो आसन हाई बीपी रहे तो नहीं करने चाहिए। बैठ के जो आसन करने हैं वो हम अगर बीपी हाई है तो कर सकते हैं। पिरियड्स रेग्युलर करण्यासाठी काय आसन करावे? ओके, इसमें 2-3 आपको महत्वपूर्ण मैं बता दूंगी। रेगुलर करना ये जरूरी है ही, लेकिन इसमें कैट एंड कैमल पोस्चर या फिर मार्जार आसन जिसको बोलते हैं वो महत्वपूर्ण रहती है। योग मुद्रा महत्वपूर्ण है, उज्जाई बंध महत्वपूर्ण है पीरियड्स रेगुलर करने के लिए। और भी है कि जिसमें हम शशांक आसन जो बोलते हैं उसमें भी शशांक यानी ससा रैबिट जैसी पोस्चर जिसको बोलते हैं वो इसको पीरियड्स रेगुलर करने में बहुत कामयाब रहते हैं। ओके, जॉइंट पेन के लिए क्या करना है ऐसे पूछा है। अगर कंटिन्यूस जॉइंट पेन है तो उसमें अगर हम योगा करते हैं या फिर पैर फोल्ड करके बैठते हैं वज्रासन की स्थिति में तो बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो ऐसी स्थिति में ये आसन नहीं करने चाहिए। तो क्या करना है, वो जो सूक्ष्म व्यायाम करके बताया कि सब जो जॉइंट्स है उसके मूवमेंट्स करना, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स करना, ये अगर करते हैं सुबह उठ के तो ये जॉइंट पेन जो है वो धीरे धीरे करके पूरा निकल जाता है। सो रेगुलरली अगर हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो जॉइंट पेन पूरा जाता है। आसन करते टाइम पानी पीना है क्या? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभार हम करते हैं आसन तो थर्स्ट हो जाती है, तहान प्यास लग जाती है, तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं लिया तो वेग धारण किया है, यानी नेचर्स कॉल जो उसको हम रेजिस्ट कर रहे हैं, राइट। और अगर पानी पी लिया तो पेट डब्बा हो जाएगा, राइट। तो फिर क्या करना है, यू हैव टू टेक सिप ऑफ वाटर, एक ही घोट लेना है, जैसे कि खाली क्या बोलते हैं आर्द्रता हम मेंटेन कर सके, दैट्स ऑल। ज्यादा पानी उसमें नहीं लेना है। ओके, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं क्या हाई बीपी में? सूर्य नमस्कार जो है ना उसमें पोस्चर्स जो है उसमें हेड डाउन रहता है और ऐसा त्रिकोण जैसी परिस्थिति रहती है उसके एक स्टेप में, तो वैसा अगर करते हैं तो शरीर में औष्ण्य बढ़ जाता है, जो बीपी है वो भी बढ़ने की आशंका रहती है। इसी के लिए अगर करना ही है सूर्य नमस्कार तो 4-5 इतना ही करना है, 12 या फिर उससे जो दुगने रहते हैं उतने ही सूर्य नमस्कार नहीं करने चाहिए। एक बात मैं आपको सबको बताना चाहूंगी कि योगा जितना अच्छा है ना तो उतना ही वो धीरे धीरे करके करना चाहिए। मुझे अगर योगा करना है तो मैंने आज स्टार्ट कर लिया और सब आज कर लिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आज स्टार्ट करके पहले सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, फिर उसमें जो छोटे छोटे आसन है वो करने चाहिए, वो उसका जब पोजीशन हम अचीव कर सकते हैं तो आगे के करने चाहिए, ऐसा धीरे धीरे। तो उसको बोलता है कि व्यायामश्च शनैः शनैः, शनैः शनैः इसका मतलब है धीरे धीरे करके करना। सो एक ही दिन में सब अभी मैंने कर लिया, ऐसा नहीं करना है। तो निरंतर करते हैं, थोड़े भी आसन करते हैं तो भी उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। स्पेशल आसन फॉर लेडीज, लोअर म्हणजे युटरस गर्भाशय पिरियडसाठी, पिरियडचं रेग्युलरायझेशनसाठी मी सांगितलं आता, त्याप्रमाणे महत्वाचं जे आहे त्याच्यामध्ये योग मुद्रा करनी है, दूसरी बात है कैट एंड कैमल पोस्चर यानी मार्जार आसन करना है, उज्जाई बंद करना है, ये 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। उसमें त्रिकोणासन जो है वो भी महत्वपूर्ण है। ओके, हर्निया विच आसन इज बेटर? ओके, गुड क्वेश्चन। इसमें जो हर्निया है तो हर्निया अगर है तो कौन सा हर्निया है वो भी देखना चाहिए। वैसे उसमें अम्बिलिकल हर्निया रहता है या फिर इंग्वाइनल हर्निया रहता है या फिर इंसिजनल हर्निया, ये 3 टाइप के हर्निया रहता है। तो कौन सा हर्निया है ये पहले देखना चाहिए। हर्निया अगर है तो पेट का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो हर्निएशन जनरली बढ़ता है। इसी के कारण पेट के बल बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए,
ऐसे एक्सरसाइज इसमें करने हैं। ओके, सो इसमें पवन मुक्तासन जो है वो ज्यादा करके नहीं करना चाहिए, रादर पेट के बल सोके, ओके, पेट नीचे है, पेट जमीन पर है, ऐसे जो आसन है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेट का जो वॉल है, एब्डोमिनल वॉल है, उसको रेजिस्टेंस मिल जाता है ड्यू टू ग्राउंड। ऐसे अगर करते हैं आप तो उसका फायदा हर्निया में जरूर मिलता है। तो इसी में ये जो शलभासन बोला है वो हर्निया में आप कर सकते हैं, या फिर जो भुजंगासन है वो भी हर्निया में आप कर सकते हैं। तो इसमें एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और एब्डोमिनल वॉल का जो होल रहता है कि जिससे हर्निएशन होता है, वो एब्डोमिनल वॉल जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ने से, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ने से वो होल धीरे धीरे करके छोटा हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी के कारण ये हर्निएशन में ऐसे करनी चाहिए। लेकिन हर्निया अगर है तो विदाउट ऑब्जर्वेशन, खुद के ऊपर डिपेंडेंट करते आप योगा मत करो, किसी न किसी एक्सपर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन ही योगा करना जरूरी है। मेडिटेशन एंड एट व्हाट टाइम, हाउ टू डू मेडिटेशन एंड एट व्हाट टाइम, ऐसा पूछा है। मेडिटेशन जो करना है ना उसको सुबह करते हैं तो बेटर है। सुबह उठ के ही इमीडिएटली अगर ब्रश करके एक कप गर्म पानी लेके अगर आप योगा में ये मेडिटेशन करते हैं तो बेटर रहता है। या फिर मेडिटेशन करने के टाइम कभी भी पेट जो है वो पूरा भरना नहीं चाहिए, पेट जो है वो थोड़ा खाली होना चाहिए। सो आफ्टर मील्स अगर 4 o'clock को 5 o'clock को मेडिटेशन करते हैं तो भी वो ओके है। मेडिटेशन कैसे करना है, ये बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। लेकिन ये जो मेडिटेशन रहता है आज के जमाने में जो किया जाता है, मेडिटेशन के कुछ ना कुछ ट्रैक्स रहते हैं, वो लगा दिए जाते हैं और बैठा जाता है। हम ऐसे बैठते हैं लेकिन हमारा मन जो है वो पूरी दुनिया घूम के आता है, ये मेडिटेशन नहीं है। तो मन को हमारे पकड़ के रखना, हमारे इधर ही उसको रहना चाहिए शरीर के अंदर, ऐसा अगर करते हैं तो उसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। तो ये मेडिटेशन ये अचीव कैसे करें कि हम अगर इधर बैठते हैं ना तो इतने सारे विचार मन में आते हैं, तो कैसे करेंगे? तो सांस जो है ना वो हमारी सांस के ऊपर, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है उसके ऊपर कंट्रोल करनी चाहिए, उसको ट्रैक करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। हम सांस अंदर कैसे ले रहे हैं, अंदर कितनी देर तक रख रहे हैं और बाहर कैसे छोड़ रहे हैं, ये बातें महत्वपूर्ण है। सांस अंदर लेते टाइम बहुत स्लो सांस लेनी है, अंदर ही रखनी है, उसको अंदर कुंभक ऐसा बोलते हैं। और बाहर छोड़ के धीरे धीरे फिर बाहर ही रखनी है, उसको बहिर्कुंभक ऐसा बोलते हैं। ये सांस की गति जैसे जैसी धीरे धीरे हो जाती है, यानी नॉर्मली एक जो कोई भी आदमी है वो नॉर्मली 18 टाइम्स पर मिनट ऐसा सांस लेता है, लेकिन जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो वो धीरे धीरे करके 16 टाइम्स, 14 टाइम्स, 12 टाइम्स ऐसे करके स्लो हो जाती है। ये स्लो हो जाना जो बात है वही मेडिटेशन है। तो हम फोकस करेंगे हमारे सांस के ऊपर, यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन के ऊपर, तो ये मेडिटेशन हो जाती है। और भी एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, मेडिटेशन जो है वो गुरु से डायरेक्टली सीखी जाती है। ट्रैक वगैरह लगा के आप करते हैं तो इट्स गुड, नहीं ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन एग्जैक्ट उसमें जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के ऊपर जो परिणाम आने वाला है वो क्या आना चाहिए, ये जो है वो हम सदगुरु से, हमारे गुरु से पूछ के कर सकते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। ओके, हाउ टू डू मेडिटेशन हो गया। आसनास कैन बी डन फॉर हाई बीपी, वो भी हो गया। पीरियड्स में योगासन वो भी मैंने आपको बता दिया। मुद्रा का भी बहुत अच्छा परिणाम आता है, मुद्रा एक अलग ही बात है, वो जरूर मैं आपको एक दिन बता दूंगी। और लास्ट एक क्वेश्चन लेके हम आज रुकेंगे क्योंकि 6:25 ना। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच आसन इज गुड फॉर आईज इन केस ऑफ लासिक सर्जरी। ओके, लासिक सर्जरी है वो नॉर्मली किसके लिए की जाती है कि हाई मायोपिया वगैरह रहता है, विजन जो है वो इम्पेयर्ड रहते हैं, या फिर हम जिसको ग्लासेस बोलते हैं वो लगाते हैं, तो लासिक किया जाता है। लासिक से जो अंदर की जो लेंस रहती है आई के अंदर, वो लेंस जो है उसके ऊपर परिणाम आता है और वो फोकसिंग प्रॉपर किया जाता है। तो ये करने के बाद अगर कोई आसन करने हैं तो कौन से करने हैं आईज के लिए, तो उसमें बहुत अच्छा जो आसन जो मैंने एक आपको बता दिया कि उसमें है गरुड़ आसन।
ये गरुड़ जो है उसमें ऐसी पोस्चर रहती है, राइट। ये सब ऐसा जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, वो ऑप्टिक काइज्मा जैसा रहता है। हमारे शरीर में जो आई बॉल्स है, उधर के जो नर्व्स है ना, वो भी ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेटते हुए ऐसे रहते हैं। तो ये जो है वो ऑप्टिक काइज्मा से रिजेंबल होता है, और इसी के लिए गरुड़ बहुत ज्यादा, गरुड़ आसन इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा अगर आप देखेंगे ना, तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत ऐसा आयुर्वेद में बताया है। उसमें जो कुछ भी शरीर हमको निसर्ग में दिखता है, वो ही हमारे शरीर में है। तो गरुड़ जो है ना, वो बहुत ऊंचा उड़ता है, राइट। फिर भी वो जमीन पर जो सांप या फिर कोई भी कीटक है, वो अगर घूम रहा है तो वो देख सकता है उधर से, और नीचे आके उसको पकड़ के इमीडिएटली वापस चला जा सकता है आकाश में। तो इतना तीक्ष्ण उसका नजर या दृष्टि रहती है। ऐसी दृष्टि पाने के लिए ये गरुड़ासन काम करता है, तो गरुड़ासन जरूर कीजिए। और भी एक बात मैं आपको बताऊंगी, त्राटक ऐसा बोलते हैं, यानी थंब ऐसा कर लेना और सीधा जो दृष्टि है वो थंब के ऊपर रखना, और ये थंब ऐसा मूव करके दृष्टि उधर ही रखना, थंब मूव करके दृष्टि उधर ही रखना, इसको त्राटक बोलते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। और भी उसके एक्सरसाइज रहते हैं, जैसे कि एक जो है वो नजदीक पकड़ना है, एक दूसरा जो है वो थोड़ा सा लंबा पकड़ना है। एक बार इधर नजदीक जो है अंगूठा उसको देखेंगे, एक बार जो दूर पकड़ा है उसको देखेंगे, नजदीक दूर नजदीक दूर। ऐसा अगर करेंगे तो हमारे जो आई बॉल के जो मसल्स रहते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये जो बातें करते हैं उससे जो लेंस होता है उसका फोकसिंग प्रॉपर हो जाता है, और हमारी आई साइट दृष्टि बहुत अच्छी हो सकती है। और इसी के लिए हम ये योगा कर सकते हैं। और भी एक बात मैं बताऊंगी, अनुलोम और विलोम, ये जो प्राणायाम है ये हम करते हैं तो सांस की गति जैसे नॉर्मल हो जाती है, तो अंदर जो साइनसेस रहते हैं उसमें कफ रहता है वो भी कम आ जाता है। ये साइनस का कफ कम होता है तो भी दृष्टि सुधर जाती है। आपने शायद कभी कभी देखा भी होगा कि जब भी साइनोसाइटिस रहता है, सर्दी रहता है, खांसी रहता है, तो दृष्टि में भी थोड़ा सा तनाव महसूस होता है। तो ये जो तनाव रहता है वो अंदर का जो कफ है उसके कारण रहता है। आयुर्वेद में बोला है कि चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम। चक्षु जो है वो तेज है, यानी सूर्य जैसे है उसको, और उसको भय किसका है, तो कफ का भय है। तो ये कफ साइनोसाइटिस, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। राइनाइटिस, साइनोसाइटिस या फिर कोराइजा, ये हमेशा हमेशा अगर होता है तो उसकी ट्रीटमेंट जरूर लीजिए, तो जो आईसाइट है वो अच्छी रहेगी। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन लेके हम इधर ही पर्याप्त हो जाते हैं। सो आई हैंड इट ओवर टू प्रिया। ओके, प्रिया। अनम्यूट करती हूँ, 1 सेकंड, सॉरी। आप खुद कर सकते हो क्या, देखिए आपको खुद अनम्यूट कर सकते हो क्या, मेरे यहाँ से नहीं एक्सेस, प्लीज चेक। हो गया मैम। हेलो गौरी मैम, हो गया। धन्यवाद वैद्य गौरी भंडार बोरकर और वैद्य ऋतुजा मैम। आपने बहुत अच्छी जानकारी आज हमें ये सेशन में दी है कि योगा से क्या क्या हो सकता है हमारे फ्यूचर में। हमें ये बहुत अच्छी जानकारी आपने आज दी है। आपने जो हमें आसन बताए हैं और आसन से होने वाले जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो जो आपने आज हमें एक्सप्लेन किए, वो इतनी अच्छी लाभदायक हमें हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सबको सेशन जो है ये बहुत अच्छी तरह से लाभदायक होने वाला है। और आपने
जैसे ऋतुजा मैम ने और जो इंफॉर्मेशन दी है योगासन के बारे में या योगा के बारे में, जिसका बर्थ कहाँ से हुआ है, योगा किससे जाना जाता है, जो हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वो इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है। और ये इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आप सबके आभार मानती हूँ। और ये सत्र जो जिन जिन लोगों ने सुना है उन सबके मैं आभार प्रदान करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि जिस तरह से आपने ये सत्र सुना है उसी तरह हमारा अगला आरोग्य चर्चा का तीसरा सेशन है 28 जून को। और सभी जन इस तरह से ये सेशन अटेंड करेंगे ये मुझे उम्मीद है। आप इसी तरह से इस चर्चा में शामिल होके हमें बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए मैं सभी वैद्य जी का आभार प्रकट करती हूँ और सभी दर्शकों के भी आभार प्रकट करती हूँ। इसी तरह ये जो प्रोग्राम है, जो जो सेशन है, वो सेशन के लिए हमें फनगुरु ऐप ने जो टेक्निकल सपोर्ट दिया है, उसी लिए मैं उनके भी आभार प्रदान करती हूँ। अब हम मिलेंगे 28 जून को हमारे आरोग्य चर्चा के तीसरे सत्र में, और हम उस दिन जरूर मिलेंगे वैद्य बोरकर जी से और उमा मैडम से, और उस दिन चर्चा करेंगे इम्यूनिटी और आहार के बारे में। ओके, धन्यवाद।